पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलते हैं मोहम्मद अली दुरानी कोट लखपत जेल में मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या आपको हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैंडेट मिला? आपको हुकूमत के जो है इत्तेफाक भी हैं, एक तो ये आपको मुलाकात महंगी तो नहीं होगी, अगर कैसी सूरत होती है तो आपका कोई प्रोग्राम है? देखें जी, बात यह है कि मेरी पार्टी का और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी इस वक्त ना हुकूमत इशू है और ना कोई मफाद इशू है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का मफाद इस टकराव को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने में है। पाकिस्तान का मफाद इस वक्त यकजहती में है। अपोजिशन की यकजहती जो है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है और हुकूमत की यकजहती है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है। फंक्शनल लीग जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयाने को और उनकी फिक्र नजरिए को तस्लीम करते हुए जम हो सकती है? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीगी सोच को आपस में अवाम ये जानना चाह रही है, क्या आपको उन मुख्तदर हलकों की तरफ से भी कोई मैंडेट है या सिर्फ ये पीर साहब वगैरह की अपनी सोच है? हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मेरा इशारा है। देखें जी, जहाँ तक सवाल है एस्टेब्लिशमेंट का, जहाँ तक सवाल है हुक्मरानों का, जो बात मैं कह रहा हूँ वो एस्टेब्लिशमेंट के भी हक में है, हुक्मरानों के भी हक में है और वो अपोजिशन के भी हक में है। देखें, इस वक्त अगर अपोजिशन को किसी भी अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर बिल्कुल किनारे लगाया जाता है तो अगर इस वक्त के नतीजे में सब चलेंगे। जो अपोजिशन का दावा है कि अवाम के म्यार पे पूरी नहीं उतरी, नंबर 1। कोट लखपत जेल में मोहम्मद अली दुरानी कोट लखपत जेल में मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को ट्रैक 2 डायलॉग की तजवीज़ दी है। इस वक्त ना हुकूमत की बात है ना अपोजिशन की बात है, बल्कि मफाहमत की बात चल रही है। ठीक है ना जी, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट में बात जाए। वो पार्लियामेंट में बैठे हुए आदि पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, छोड़ना पड़ेगा क्या इस पे? मैं तो ये समझता हूँ कि इनको छोड़ना चाहिए। ठीक है ना जी, मतलब ये है कि अगर आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर देंगे तो डायलॉग के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। बाकी लोग बाहर हैं तो अच्छा है, से कुछ भी करता है तो फरमाइएगा कि क्या से लिहाजा वो अपोजिशन का सारा लेके अपोजिशन आना चाहती है। मैंने तो बताया हम सूफी किस्म के लोग हैं। ट्रैक 2 डायलॉग की तजवीज़ दी है। कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट में बात की जाए। मोहम्मद अली दुरानी कोट लखपत जेल में मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं हमेशा अदब से बात करता हूँ। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन का हर फर्द काबिल एहतराम है। पार्लियामेंट का हर मेंबर जो है वो काबिल एहतराम है। मेरे से इख्तलाफ करने वाला भी काबिल एहतराम है और हमारे साथ पीडीएम के फैसले के तहत पीडीएम के फैसले के तहत क्या मियां शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर भी हैं और उनके साहबजादे पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, क्या वो भी रिजाइन करेंगे पार्टी फैसले के मुताबिक? देखें जी, जहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है, ये बिल्कुल हमें सबको क्लियर होना चाहिए कि हर फर्द को अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद होना चाहिए। मेरे से अगर शहबाज साहब पूछेंगे मैं उन्हें यही कहूंगा कि आपको अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन पार्टी को क्या करना चाहिए उसके बारे में मेरी एक राय है कि टकराव नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो है वो मुल्क को नुकसान को रोक, देखें दुश्मन हमारा इस वक्त पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पूरी कुव्वत से काम कर रहे हैं। हमें ऐसी सिचुएशन में इन तमाम खा उसमें हुकूमत है या ऑपोजिशन, एक ही उसकी। और जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जेलों में बंद करके
नवाज शरीफ को वापस आना यार, चाहिए? बहुत सिचुएशन लेन-देन है कि है आप यार। उनको इजाजत मैं देंगे? मैं ये समझता हूँ कि जेलों में बंद करके तहरीकों को नहीं रोका जा सकता। नहीं रुक ठीक है ना जी। आपने अगर, तो क्या शहबाज शरीफ को रिहा होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन से मुतल्लिक हर फर्द को और बिलखसूस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनको ना सिर्फ आज़ाद होना चाहिए बल्कि उनको आज़ाद करके इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। देखिए अब ये सारा प्रोसेस जो है ये अदालतों में से भी होता है और अदालतों से उसके अंदर एक मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को, हुकूमत को और इस मुल्क की अदलिया को, बल्कि देखें ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अदलिया, इंतज़ामिया और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से लेके हुकूमत और अपोजिशन सबको मिलके एक किरदार अदा करना चाहिए कि वो इस मुल्क के अंदर बैक टू नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस इस मुल्क को ला सके। नॉर्मल प्रोसेस में ही सब लोग हटे। क्या शहबाज देखिए आज तक जो है साहब क्या मिसाके जमहूरियत अब नए तरीके से साइन होगा क्या? हाँ देखें जी, इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं वो किसी भी रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को नुकसान पहुंचाए, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और मैं एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो अमन की दाई है, जिसके बड़ों ने इस मुल्क के लिए शहादतें उठाई हुई हैं। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैं दस्तबस्ता पूरे मुल्क से, पूरे मुल्क की सियासी क़यादत से और पूरे मुल्क के अवाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि अब हमने इस आग को बुझाना है और इस आग को बुझा के हमने जुल्म को भी खत्म करना है और इंसाफ के रास्ते भी बनाने हैं। देखें जी, मुझे तो आप जाती उम्र क्या, मुझे आप जहां भी कहेंगे मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, देखिए हमारा तो देखिए हम तो एक अदना से कारकुन है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। मैं अपनी आजिज़ी के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं इस सोच को, ये जो ट्रैक टू डायलॉग की मैंने बात की है, ये बात बहुत ही एक प्रोसेस में से निकली हुई बात है, जिसके नतीजे में इदारे, जिसके नतीजे में अफराद, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स, इस मुल्क के सोचने वाले लोग, इस मुल्क के सियासतदान सब अपना अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं और उसमें से आगे बढ़ते हुए एक हल भी निकाल सकते हैं। आपकी राय क्या है? आवाम को रिलीफ मिला है, खान को रहना चाहिए या स्टेप डाउन कर जाना चाहिए? देखें जी, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। देखें ना, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है या आवाम ने करना है? नया मिसाके जमहूरियत साइन होने जा रहा है, क्या उसमें पीटीआई अपने मफादात रखेगी? ऐसा कोई देखें जी, नया जो अब जो साइन होना चाहिए ना जी, वो होना चाहिए मिसाके जमहूरियत, ठीक है ना जी, और मिसाके बर्दाश्त, मिसाके रिकंसिलिएशन, मिसाके डेमोक्रेसी, मिसाके पार्लियामेंट के इन इदारों को हम आगे बढ़ाएं। और देखें जी, अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप जितनी मर्जी आवाजें कस लें, किसी के ऊपर जितनी मर्जी आवाजें कस लें, लेकिन ये मुल्क तो हमारा है, हमने रहना तो यही है। अच्छा सर जी, ये बता दें सर, ये बता एक सर, काफी टाइम हो सर आखिरी आप बाकी बात कर लें। गुजारिश ये है कि आप पार्लियामेंट की तौकीर बहाल करने के लिए मामला को पार्लियामेंट के अंदर लेके जाने के लिए, मसला ये है कि पिछले 2.5 साल से इस पार्लियामेंट को ना तो वज़ीर-ए-आज़म ने मानना है, ना उनके हवालियों ने मानना है, क्योंकि ना वो पार्लियामेंट में जाते हैं, ना कोई दूसरे मामला जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जब हम ताज़ियत उनके पास गए कि मुझे जेल के अंदर डालकर कौन से ग्रैंड डायलॉग हो सकते। देखें जी, अगर आप, अब मैं आपको हुकूमत के लिए जो है मेरी एक राय है कि आखिर में तो इलेक्शन में जाना है ना, इलेक्शन में जाना है तो परफॉर्मेंस पे जाना है, वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया। तो परफॉर्मेंस करने के लिए बिजनेस को नॉर्मल होना चाहिए। अगर टकराव को आप इस वक्त कम करेंगे, हाथ जोड़ के भी अगर अमन लाएंगे, तो वो अमन जो है वो आपके अकाउंट के अंदर एक अच्छा एसेट साबित होगा। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि आप कितने पुरुमीद हैं कि ये जो डायलॉग की आप बात करें इसमें आप कामयाब हो जाएंगे? देखें जी, मैं इसके बारे में, मुझे पाकिस्तान के ऊपर लामतनाही और गैर मुतज़लज़ल मेरा यकीन है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल, और इसके रोशन मुस्तकबिल में जो बुनियादी किरदार है वो इस मुल्क की क़यादत और इस मुल्क की सियासी लीडरशिप ने प्ले करना है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क के हर फर्द ने प्ले करना है। दुरानी साहब, आप समझते हैं, आप माशाल्लाह बसीरत रखते हैं सियासी,
آپ یہ بتائیں گے کہ کیا آپ سینٹ کے الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چودھری برادران کا بھی مشورہ کیا دیں گے وہ بھی ایڈ کریں؟ دیکھیں جی، میرا تو اس وقت جہاں تک الیکشنوں کا پروسیس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر پروسیس جو ہے وہ آئین کے مطابق چلتا رہے، میری خواہش، اور میں اس خواہش کو دل سے رکھتا ہوں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب مجھے آئین سے گاڑی اترتے ہوئے نظر آتا ہے۔ دیکھیں، یہ اس وقت میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، میں کوئی بہت عجیب باتیں نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر سب کے لیے بہت کچھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم پوری طرح سے معاونت کریں گے، اور آپ سب بھی کریں گے، اس کے راستے ہم انشاءاللہ نکالیں گے۔ بہت شکریہ۔ مسلم رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ استعفے دینے والے دونوں لیگی ایم این ایز کو اسپیکر نے آج ہی بلا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے مرتضیٰ جاوید عباسی اور محمد سجاد کو استعفوں کی تصدیق کے لیے بلا لیا ہے۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اویس، بتائے گا اس کی ڈیٹیلز؟ دیکھیں جی، بہت ہی دلچسپ پیدا ہو چکی ہے جو اویس، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہا ہے، آپ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کو بتا رہے ہیں استعفے دینے والے دونوں لیگی ایم این ایز کو اسپیکر نے آج ہی بلا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے مرتضیٰ جاوید عباسی اور محمد سجاد کو استعفوں کی تصدیق کے لیے آج ہی بلا لیا ہے۔ دونوں ایم این ایز نے استعفے دیے تھے اور دونوں لیگی ایم این ایز کو اسپیکر نے آج ہی بلا لیا ہے۔ اویس کیا نہیں بتائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، دونوں جو ان کے ریزگنیشن جو اسپیکر آفس میں پہنچے تھے، ہمیں باقاعدہ طور پر اسپیکر آفس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 14 تاریخ کو یہ اسپیکر پہنچ گئے تھے، آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ پہنچے تھے، اور اب انہوں کو 7 دنوں کا بھی ٹائم دیا گیا ہے۔ لیکن اب دوسری طرف حیران کن چیز سامنے آ رہی ہے کہ نون لیگ نے ان دونوں استعفوں کی براہ راست اسپیکر آفس کو جو بھجوائے جانے کی تردید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے نون لیگ کا کہ کوئی بھی دونوں جو ایم این ایز ہیں، انہوں نے صرف اپنے جو پارٹی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے جو نون لیگ کے صدر امیر اسلام، ان کو استعفے بھجوائے تھے، اور یہ بالکل بھی خبر درست نہیں ہے کہ اسپیکر آفس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ استعفے بھجوائے گئے ہیں۔ تو یہ بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ آفیشیلی جو اسپیکر آفس کی طرف سے یہ لیٹرز جاری کیے گئے ہیں جس میں دونوں ایم این ایز لیگی ایم این ایز کو بلایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ 7 دنوں کے اندر اگر نہیں آتے جو آپ ڈیٹ دیں گے تاکہ آپ کے ہم ویریفائی کر سکیں، تو پھر ان استعفوں کو کنسیڈر کیا جائے گا جس طرح یہ آپ نے دیے ہیں کہ آپ کو کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے پریشانی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اب نون لیگ کے جو ترجمان ہیں مریم اورنگزیب سے جو ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ کسی طور پر بھی استعفے جو ہے براہ راست اسپیکر قومی اسمبلی کو نہیں بھجوائے گئے، یہ بلکہ نون لیگ کے پارٹی صدر جو متعلقہ جو صوبائی صدر ہیں جو خیبر پختونخوا کے انجینئر امین مقام، ان کو یہ لیٹر جو ہیں وہ بھجوائے گئے ہیں۔ تو اس وقت بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اسپیکر آفس نے اس کو بلا تو لیا ہے، لیکن دوسری طرف نون لیگ نے جو ہے ٹھیک ہے ویس، شکریہ آپ کا۔ سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ابھی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس حکومت سے علیحدہ ہونے کا بھی آپشن ہے۔ حکومت ہمارے اتحادی رہنے کا ایک جواز بتا دے۔ حکومت میں رہ کر احتجاج کا آپشن استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک بھی مطالبے پر عمل نہیں ہوا۔ مردم شماری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں وزیر اعظم عمران خان سے حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک جواز بتا دیجیے کہ اس نقطے پہ بھی آپ نے ہمیں انگیج رکھا لیکن کچھ کر کے نہیں دیا۔ ہمیں وہ جواز بتا دیجیے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل، ہم آپ کیا کریں؟ آپ نے ہم سے کیے ہوئے ایک بھی نقطے پر عمل درآمد، پھر کے شہری علاقے کراچی سمیت وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بعد اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس ہے، اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے بہرحال آج جیت کر اس شہر کی نمائندگی کریں، مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت کراچی میں سب سے بڑا میگزین ایم کیو ایم کے بعد سندھ کابینہ نے بھی وفاقی کابینہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ مردم شماری کو منظور کرے۔ مردم شماری کا مسئلہ مشترکہ مفادات کونسل کا ہے، وہیں لے کر جائیں گے۔ ایم کیو ایم کے بعد سندھ کابینہ نے بھی وفاقی کابینہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا کہ وفاقی کابینہ کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ مردم شماری کو منظور کرے۔ آزاد نوڈیو سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی کابینہ کی جانب سے مردم شماری کی منظوری کے معاملے کو سندھ کابینہ نے باضابطہ طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مردم شماری کے حوالے سے تفصیلی طور پر
गौर किया गया, जिसमें आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया, जिसके बाद सिंध काबीना ने वफाकी जो काबीना है उसके फैसले को मुस्तरद कर दिया। सिंध काबीना ने वाज़ेह कहा है कि ये मामला वफाकी काबीना का नहीं है, ये दीन सूबाई मामला। इस मामले को मुश्तरका मुफादल काउंसिल जो है CCI वो हल कर सकती है। इस मामले को फौरी तौर पर CCI में लाया जाए ताकि तमाम। ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान फसाद की असल जड़ हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने MQM के 9-0 जाने का भी ऐलान किया। फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझी पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह बेनजीर शहीद का भी बताया गया था इसी तरह, और जिन लोगों ने बेनजीर शहीद का बताया था कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। मेरा तो काम था जी एज ए मिनिस्टर इंटीरियर उनको बता दिया कि 20 अफराद की लिस्ट में उनका नाम टॉप पे। मेरा ये सियासी तज्जिया है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर उन्होंने ना लेना होता तो ये ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जो दरखास्त दे के इलेक्शन कमीशन से करवाए हैं और जिस पे के बड़ी जिद्दोजहद होती है, ये ज़िमनी इलेक्शन में इसीलिए हिस्सा ले रहे हैं। इससे मैंने नतीजा अखज़ किया है कि वो सेनेट का इलेक्शन जो कि मार्च में होगा उसमें हिस्सा लें। MQM हमारी इत्तेहादी है, नाराज नहीं होगी। मैं कराची जाऊंगा तो गवर्नर को भी मिलूंगा और MQM के हाई 9-0 भी जाऊंगा। शेख रशीद ने 9-0 जाना है, मगर 9-0 बंद है। 9-0 को ऑपरेशन के बाद सील कर दिया गया था। 9-0 के अतराफ की सूरत हाल के बारे में बताएंगे जावेद कायम खानी। जी जावेद। जी इस वक्त हम मौजूद हैं जिना ग्राउंड के बाहर और मेरे अक्ब में मंजर देख सकते हैं जिना ग्राउंड, और इसके बिल्कुल साथ जो है ये 9-0 है। ये 9-0 जो ऑपरेशन के बाद जो है जिसे सील कर दिया गया था और MQM के कायद की रिहाइश क्या थी, मरकज़ को सील करने के बाद से जो है वो और इसके इर्द गिर्द जितनी रुकावटें थी उन तमाम को जो है वो हटा दिया गया था। उसके बाद से लोगों की आमदोरफ्त जो है वो आज़ादाना यहाँ पर जब से लेकर अब तक जो है जारी है। दूसरी जानिब शेख रशीद ने ऐलान किया और उनका कहना है कि वो जब कराची आएंगे तो वो यहाँ 9-0 का दौरा करेंगे, तो यहाँ की गलियाँ जो हैं, यहाँ के लोग जो है वो आज़ादाना तौर पर किसी भी रुकावट के बगैर आ जा सकते हैं। तो कोई भी शख्स जो है वो आकर 9-0 का विजिट कर सकता है, जिना ग्राउंड आ सकता है और मुख्तलिफ गलियों में जा सकता है। लोग जो है वो आज़ादाना तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और चहलकदमी और चहल पहल जो है वो और गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है तमाम तर जो है वो उसी तरह अब जारी है। और जैसे शेख रशीद ने कहा तो ज़रूर आएँ, कराची आएँ, कराची आकर जो जहाँ जाएँ और जाकर विजिट करें। बेशक जमीयत उलमा इस्लाम फे के साबिक अमीर खैबर पख्तूनख्वा मौलाना गुल नसीब खान का वजाहती बयान सामने आ गया। कहते हैं जमात में अंदरूनी मसाइल की बातें हकाइक पर मबनी है। मौलाना ज़ीरिक सियासतदान है, उम्मीद है मिल बैठ कर मसाइल हल कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी को मुश्किल से बचाने के लिए बर वक्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल को तस्लीम करने की बात जमात की पॉलिसी नहीं, मौलाना शेरानी की ज़ाती राय है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने मंशूर के मुताबिक फ़लस्तीन समेत तमाम मजलूम अक़वाम के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी मीडिया पर एक बात जो है वो चल रही है कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब ने इज़राइल को तस्लीम करने के लिए बयान दिया है। तो ये एक आलमी मसला है और जिस पर उम्मत मुस्लिमा और अमेरिका जो है वो आपस में एक इलाहिदा मौक़िफ़ रखते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की किसी इदारे में अब तक ऐसी कोई बात इदारों ने पास नहीं किया, लिहाजा ये मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब के ज़ाती मौक़िफ़ है और जा सकता है। लेकिन यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ इस हवाले से जो है वही है जो पुराने हमारे अकाबिर की भी थी और दस्तूर में भी लिखा हुआ है। तो तमाम मज़लूम अक़वाम के हम साथ है और फ़लस्तीन जो मज़लूम कौम है उसके साथ भी है। तो ये मसला जो है मौलाना शेरानी साहब ने भी आज खुद ऐसी वजाहत नहीं की है कि ये जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ है, बल्कि उन्होंने अपने राय का इजहार किया है। जहाँ तक जमाती अंदरूनी मुश्किलात और तंजीम साजी और रुकन साजी के हवाले से बातें हो रही है तो इसमें कुछ हक़ाइक़ है और मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक मांझा हुआ सियासी कौमी रहनुमा है,
वो इन्हीं मसाइल को इदारों में लाएंगे भी और मिल बैठ के इंशाल्लाह इसको हल भी करेंगे और जमात को किसी मुश्किल से बचने के लिए बर वक्त कार्रवाई भी करेंगे। इस्लामाबाद में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की तहकीकात के लिए JUIFA की कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना शुजाउल मुल्क समेत दीगर के बयानात पर गौर किया जा रहा है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने वालों की पार्टी रुकनियत ख़त्म करने या गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। उस्मान खान से तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की डिसिप्लिनरी कमेटी जो है जिसके सरबराह सईद अब्दुल क़य्यूम हालिजवी हैं, उनकी ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें आगा अयूब शाह, मौलाना अब्दुल वासी और दीगर कमेटी के अरकान मौजूद हैं। और आज की इस कमेटी के इजलास में जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी जो बयानात दिए गए हैं मौलाना खान मोहम्मद शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना शुजाउल मुल्क और जो दीगर हैं उनकी जानिब से जो बयानबाजी की जा रही है मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, उस हवाले से उसका जायजा भी लिया जा रहा है। और कमेटी इस बात पर खुद मुख्तार है और वो आज ही एक बड़ा फैसला करने जाएगी कि इन अरकान की पार्टी की जो बुनियादी रुकनियत है वो मुअत्तल की जाएगी या फिर आर्जी तौर पर इनकी रुकनियत को मुअत्तल किया जाएगा। इस हवाले से इजलास जारी है। जैसे ही इजलास खत्म होगा तो इजलास के बाद तहरीरी तौर पर जो है वो मरासला जारी करेगी कमेटी। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। क्या वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्टी रहनुमाओं के बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे जमा कराने की तरदीद की है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के स्पीकर कौमी असम्बली को बराह रास्त इस्तीफे जमा कराने की खबर गलत है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का मरासला झूठ पर मबनी है। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने अपने इस्तीफे पार्टी के सूबाई सदर को जमा कराए थे। अवैस क्या नहीं बताएगा इसकी डिटेल्स। देखिए, जब स्पीकर ऑफिस से ये मैटर आया है कि आज वेरीफाई करें दोनों जो लीगी MNA जो हैं, तो उसके बाद अब नून लीग की तरफ से ये इसकी तरदीद आ रही है कि जो पार्टी रहनुमाओं की जो प्राय राष्ट्र स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे जमा नहीं करवाए, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के स्पीकर कौमी असम्बली को प्राय राष्ट्र इस्तीफे जमा कराने की जो खबर है वो गलत है। और दोनों रहनुमाओं ने अपने इस्तीफे जो है पार्टी के सूबाई सदर जो है अमीर मकाम को जमा करवाए थे। लेकिन जो अब हमारे ज़राए बता रहे हैं स्पीकर ऑफिस से कि बजरिया इटाज जो है उनको ये दोनों इस्तीफे जो है वो मौसूल हुए हैं। ऑफिशियल दोनों MNA के लेटर हेड पर ये इस्तीफे जो है तहरीर किए गए थे और जो दस्तखत जो वेरीफाई किए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है कि जो इस पे दस्तखत मौजूद हैं वो ऑफिशियली है जो स्पीकर कौमी असम्बली को जो पहुंचे हैं। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बजरिया डाक में मौसूल हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग का ये कहना है कि हमने तो कौमी असम्बली को भिजवा ही नहीं है। तो ये इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। और अब से कुछ देर बाद जो हमारे जराए बता रहे हैं कि एहसान इकबाल, शाहिद खान अब्बासी और जो दीगर जो सीनियर जो यहाँ पर रहनुमा है लीगी, उन्होंने भी एक मशावरत की है और अब से कुछ देर बाद एहसान इकबाल भी जो है इस पर इज़हार ख्याल करेंगे। लेकिन नून लीग ने कहा है कि जो दोनों इस्तीफे जो हैं लीगी जो MNA के, वो इस्तीफे हमने स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी ने इलेक्शन में मखदूम शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी थर पार्कर से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी ने इलेक्शन में मखदूम शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी थर पार्कर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारा दौरान लैंडिंग हादसे से बाल बाल बच गया। सरीन एयरलाइंस के तैयारे में दौरान लैंडिंग परिंदा टकरा गया। जहाज का शीशा टूट गया। ज़राए के मुताबिक सरीन एयरलाइंस कराची से इस्लामाबाद पहुंच रही थी। पायलट ने महारत से जहाज को लैंड करवाया। तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारा दौरान लैंडिंग हादसे से बाल बाल बच गया। सरीन एयरलाइंस के तैयारे से दौरान लैंडिंग परिंदा टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज का शीशा टूट गया। और ज़राए के मुताबिक सरीन एयरलाइंस कराची से इस्लामाबाद पहुंची थी। पायलट ने महारत से जहाज को लैंड करवाया।
मुल्क भर में कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं। सबसे पहले पंजाब की बात करें तो पंजाब में फाल केसेस की तादाद 8,875 तक पहुंच चुकी है, जबकि इसके बाद अगर सेहतयाब लोगों की बात करें तो पंजाब में 1,21,216 लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 3,783 तक पहुंच चुकी है। पंजाब के बाद बात करें सूबा सिंध के हवाले से तो सूबा सिंध में फाल केसेस की तादाद 18,989 है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 1,84,999 तक पहुंच चुकी है, जबकि सूबा सिंध में अमवात की तादाद 3,419 तक पहुंच चुकी है। सूबा सिंध के बाद बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में फाल केसेस की तादाद 4,339 है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 50,244 तक पहुंच चुकी है, जबकि अमवात की बात करें तो अमवात 1,577 हो चुकी हैं। इसके बाद बात करें बलोचिस्तान की तो फाल केसेस 295 है, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 17,529 तक पहुंच चुकी है, जबकि बलोचिस्तान में अमवात की तादाद 181 है। अब कुछ जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जहां पर फाल केसेस 90 हैं, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 4,649 और अमवात की तादाद 99 है। बरतानिया में दरियाफ्त नया कोरोना वायरस। कराची पहुंचने का मामला बॉब ने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान के दावे से लाइल्म निकले। बरतानिया से वायरस पाकिस्तान पहुंचने से मुतालिक मुझे कुछ नहीं पता, डॉक्टर फैसल सुल्तान 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई नई बात नहीं। तो बात यह है कि ये उनका क्लेम मुझे नहीं मालूम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है वो ये कि ये एक नया स्ट्रेन एक नहीं है, दुनिया जहान में वायरसेस हमेशा म्यूटेट करते हैं, कोई नई बात नहीं। ये वायरसेस का या जरासीम का एक कुदरती अमल होता है कि हर रिप्रोडक्टिव साइकिल के साथ उसमें कई दफ़ा थोड़ी सी चेंज आती है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल एक कुदरती और नॉर्मल अमल है। सिर्फ देखना ये होता है कि वो ऐसा चेंज है, क्या उससे कोई ख़तरनाक या मुज़िर सूरत तो नहीं पैदा होगी जरासीम में। बात करेंगे महंगाई के हवाले से। चीनी महंगी, घी महंगा, कुकिंग ऑयल भी मजीद महंगा हो गया है। आपको बताएं हर चीज़ महंगी होती जा रही है। चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल भी अब मजीद महंगा हो गया है। महंगाई से जो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और आवाम जो है वो सताई हुई है इस महंगाई से। चीनी भी महंगी है, घी भी महंगा है और अब कुकिंग ऑयल भी मजीद महंगा कर दिया गया। ओपन मार्केट में चीनी 5 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है, 85 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी है। होलसेल मार्केट में चीनी 74 से बढ़कर तकरीबन 80 के करीब अब पहुंच चुकी है। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल महंगे हो गए हैं। घी 45 रुपये और खुर्दनी तेल 17 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद। शहजाद, आपकी जानी बढ़ूंगी, बताएगा चीनी मजीद महंगी हो गई है और क्या कहती है आवाम इस हवाले से? जी बिल्कुल, जब से हुकूमत ने चीनी को ओपन छोड़ा है, चीनी की कीमतों को ओपन छोड़ा है, तो इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। अगर आज शहर की होलसेल और परचून मार्केट की बात की जाए तो आज शहर की अकबरी मंडी के अंदर चीनी की कीमतों में 5 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद चीनी 5 रुपये इजाफे के बाद 79 रुपये फ़ी किलोग्राम होलसेल मार्केट में फरोख्त की जा रही है। इस तरह अगर परचून मार्केट की बात करें तो शहर की परचून मार्केट में भी चीनी की कीमतों में 5 रुपये फ़ी किलोग्राम का मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद अब शहर लाहौर में ओपन मार्केट के अंदर चीनी की नई कीमत 85 रुपये फ़ी किलोग्राम सामने आई है। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं और उनका ये कहना है कि बुजदार सरकार जो है वो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे, क्योंकि चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम आदमी की जिंदगी अजीज होती चली जा रही है और उसका गुजर बसर मजीद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शहजाद हमारे साथ मौजूद रहेगा। वकास हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। वकास बताएगा, चीनी तो महंगी हो गई, आटा भी नायाब हो चुका है और अब घी और कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया है। आवाम की पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है।
جی بالکل، آج سے پہلے جو ہے مختلف گھی اور کوکنگ آئل کی جو کمپنیاں انہوں نے یوٹیلٹی اسٹورز آف پاکستان کو اپنی گھی اور کوکنگ آئل کی سپلائی روک دی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اس لیے اب یوٹیلٹی اسٹور کو سستا گھی اور کوکنگ آئل مزید فراہم نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد یوٹیلٹی اسٹور نے گھی اور جو کوکنگ آئل کی فیکٹریاں ہیں ان کے مالکان کے دباؤ میں آ کر آج گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، اور یوٹیلٹی اسٹور پر گھی تقریباً 45 روپے تک فی کلو مہنگا کیا گیا ہے، جبکہ کوکنگ آئل جو ہے وہ 17 روپے فی لیٹر تک مہنگا کیا گیا ہے، جو کہ مختلف برانڈ۔ ٹھیک ہے وقاص اور شہزاد، آپ بہت شکریہ۔